कहते हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। अभी न्यू केन्जियन भी पढ़ेंगे। ये जो थ्योरीज है ना, ये इंट्रोड्यूस हुई आफ्टर द फेलियर ऑफ केन्जियन इकोनॉमिक्स, स्पेशली इन स्टैगफ्लेशन। जो थ्योरीज इंट्रोड्यूस हुई कब हुई थी? ड्यू टू स्टैगफ्लेशन। क्योंकि मैंने बताया आपको, जो मोनेटरिस्ट हैं उनकी भी जो लॉन्ग रन की थ्योरीज हैं वो क्लासिकल से मिलती जुलती हैं। और जो ये न्यू क्लासिकल हैं, इन्होंने भी जो क्लासिकल थ्योरीज थी उसी को रीशेप किया। बस इसमें थोड़ी सी इन्होंने नई चीजें ऐड की जो कि ओल्ड क्लासिकल थ्योरीज में हमें नहीं मिलती। थ्योरीज की जो बेस है वही है, सप्लाई साइडर है, मार्केट क्लियर है। अभी हम इसको देखते हैं। और जो इसके की पॉइंटर्स थे, की जो इसके पाइनियर्स थे, उसमें रॉबर्ट लॉकस का नाम आता है। 1995 में ना इसे नोबेल प्राइज भी दिया गया। और जो इसका और इसमें थॉमस सर्जेंट और एडवर्ड प्रेस्कॉट का भी नाम आता है। और जो इनके जो ये थ्योरी प्रेजेंट की गई, ये भी 1970 टू 1980s के डेकेड में प्रेजेंट की गई। जो इनका कोर आइडिया था कोर आइडिया था वो सेम वही था क्लासिकल का, कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स फाउंडेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि जो आप इंडिविजुअल फर्म्स के ऊपर, इंडिविजुअल कंज्यूमर के ऊपर, जिस तरह इंडिविजुअल कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, फर्म अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहती है। फर्म जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करती है तो वो देखती है कि कहाँ पर उसका मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है। तो ये जो थ्योरीज है न्यू क्लासिकल की, ये माइक्रो फाउंडेशन थ्योरी ही है जिससे हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो थ्योरीज हैं वो ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, जो इसकी की अजम्पशंस हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की, उसमें सबसे पहले आ जाता है रैशनल एक्सपेक्टेशन। रैशनल एक्सपेक्टेशन इसमें कहता है कि जो इकोनॉमिक एजेंट है ना, जो इकोनॉमिक एजेंट है जिसमें कंज्यूमर भी है, प्रोड्यूसर भी है, वो रैशनल है। और उनके पास जो मार्केट की नॉलेज होती है वो परफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टॉक शो देखते हैं, और हर बंदा पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अवेयर है। इस बेस पर इकोनॉमिक एजेंट को वो रैशनल डिक्लेयर करता है। वो कहता है जो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी अनाउंस करने जा रही है या मॉनेटरी पॉलिसी पब्लिकली अनाउंस होती है न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल पर, तो वो उसको देखकर कि गवर्नमेंट अगर टैक्स इंक्रीज कर रही है तो इट मींस कि अ, अ, वो टाइट फिस्कल पॉलिसी है। तो आने वाले वक्त में क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने जा रहा है। और अगर लूज मॉनेटरी पॉलिसी है तो इट मींस इन्फ्लेशन आ रही है। ठीक हो गया? तो यानी कि फिस्कल पॉलिसी और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो पब्लिक होती है, टेलीविजन पर आती हैं, न्यूज़पेपर में आती है, डिबेट्स का हिस्सा होती हैं। जो भी पॉलिटिकली जो हमारे लीडर होते हैं, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, जो अवामी गवर्नमेंट होती है, जो वो डिसीजन ले रही होती है, वो लोगों को पता होते हैं। तो इस वजह से उन चीज़ों को देखते हुए वो अपनी एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन 100% ठीक होती है। इस वजह से इनको वो क्या कहता है? रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरीज कहता है। वो कहता है कि वी ऑल इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली, और वो जो फॉरकास्ट होती है वो अनबाइस्ड होती है। अनबाइस्ड का मतलब, आप अगर स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा है कि अनबाइस्ड क्या होती है, जो आपने एस्टिमेशन की है वो एक्चुअल एस्टिमेशन के बिल्कुल इक्वल है। सेकंड, ये क्या कहते हैं? मार्केट क्लियरिंग। इस रैशनल एक्सपेक्टेशन की वजह से जो मार्केट होती है वो हमेशा क्या होती है? क्लियर होती है। जो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो रहेगी। अगर आप
प्राइसेस को इंक्रीज करते हैं, किस वजह से? फिस्कल पॉलिसी की वजह से, मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। ये रैशनल है, इनकी एक्सपेक्टेशन चेंज होंगी, वेजेस इंक्रीज होंगी, जो रियल वेजेस हैं उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो नॉन इंटरवेंशनरी जो हमारी डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, वो आपकी आउटपुट के ऊपर और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं डाल सकती। हाँ जी, दूसरी साइड पर वो कहता है कि जो आउटपुट पर और एम्प्लॉयमेंट पे फर्क आते हैं ना, वो रियल बिजनेस साइकिल की वजह से आते हैं। ये रियल बिजनेस साइकिल क्या है जी? रियल बिजनेस साइकिल वो कहता है कि सप्लाई साइड शॉक्स होते हैं। कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाए, नहीं प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए लेबर की या कैपिटल की, तो इस वजह से तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी और इनकी टेक्नोलॉजी की और प्रोडक्टिविटी की वजह से, तो ये जो आपकी मार्केट है, लेबर मार्केट और आउटपुट मार्केट डिस्टर्ब हो सकती है। फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से ना ये शॉर्ट रन में इफेक्ट होगी, ना लॉन्ग रन के अंदर इफेक्ट होगी। Policy inefficient preposition. Anticipated government policy have no real effect. Unexpected policy should can influence variable temporarily. ठीक हो गया, ये है expected। जो ये मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को वो कह रहा है एक्सपेक्टेड। और जो टेक्नोलॉजिकल शॉक आते हैं रियल बिजनेस साइकिल में, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, प्रोडक्टिविटी चेंज हो गई, ठीक है, कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस आई जिसने आउटपुट को बुरी तरीके से, डिमांड एंड सप्लाई को डिस्टर्ब किया, वो कहता है कि ये एम्प्लॉयमेंट को और आउटपुट को इफेक्ट करते हैं, पर ये भी टेम्परेली वो करेंगे, उनको इफेक्ट, परमानेंट ये भी इफेक्ट नहीं करेंगे। Real business cycle theory, business cycle are driven by real shocks like technology and productivity. इसी economic agents are rational, means forward looking with a rational expectation. आखिर में कंक्लूजन इधर से ही निकलेगा कि जो इकोनॉमिक एजेंट हैं, कंज्यूमर भी प्रोड्यूसर भी, वो रैशनल है और वो फॉरवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि आने वाले वक्त को वो देखते हैं। जैसे कि हमने पहले केन्स में पढ़ा, एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन है या पैसिमिस्टिक है, ये इसको एज्यूम नहीं करता, बल्कि वो ये कहता है कि वो फॉरवर्ड लुकिंग है। इसी बेस पर वो डायग्राम को ड्रॉ करता है। और जैसे कि हमने पढ़ा कि लेबर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेजेस एंड लेबर डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेजेस, इसको वो एक्सटेंड करता है। वो कहता है कि जो लेबर डिमांड है, इसको जो मनी सप्लाई है इसका भी पता होता है, एक्सपेक्टेड प्राइसेस का भी पता होता है, इन्वेस्टमेंट का भी पता होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का भी पता होता है, एंड सो ऑन। ये तमाम के तमाम वो फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को चेंज करते हैं। क्योंकि लेबर सप्लाई कौन कर रहा होता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर को मनी मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी अवेयरनेस की वजह से ये पता होगा कि मनी सप्लाई क्या है, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आ रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में क्या चेंज आ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या चेंज आ रहा है। उसी लिहाज से ये कंज्यूमर लेबर मार्केट में अपनी सर्विसेज को वो करेगा। दूसरी साइड पर लेबर डिमांड, लेबर डिमांड कौन कर रहा होता है? फर्म। वो कहता है सिर्फ और सिर्फ ये रियल वेजेस का फंक्शन नहीं है, बल्कि ये भी मनी सप्लाई, एक्सपेक्टेड प्राइसेस, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सो ऑन, हर वो फैक्टर जो प्राइसेस को इफेक्ट कर सकता है, लेबर डिमांड को इफेक्ट कर सकता है, उसका लेबर डिमांड का फंक्शन होगा। ठीक हो गया? और ये है लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई उसने दिखाया हुआ है कि जो फंक्शन है वो मनी वेजेस, मनी सप्लाई, एक्सपेक्टेड प्राइसेस, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड सो ऑन, और लेबर डिमांड, इन तमाम चीजों का फंक्शन है। और जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर ये रियल वेजेस का डिटरमिनेंट हो जाता है। सपोज दैट कि अगर इन किसी भी वजह से, फिस्कल पॉलिसी की वजह से, मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से प्राइस लेवल बढ़ जाता है, तो लेबर डिमांड का भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और शॉर्ट रन में भी इक्विलिब्रियम इधर नहीं आएगा कि
ये वेजेस इंक्रीज हो जाए। वो कहता है कि फौरन रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि फॉरवर्ड लुकर है ये कंज्यूमर, और ये अपनी सप्लाई को कम कर देंगे और इनकी एक्सपेक्टेशन चेंज हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ वेजेस और प्राइसेस इंक्रीज जाए होंगी, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये हमारा एग्रीगेट लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। ये अगर इनकी फैक्टर्स की वजह से एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाएगी, फौरन वेजेस इंक्रीज होंगी, प्राइस लेवल पी से P2 पड़ जाएगा, और जो एम्प्लॉयमेंट है और आउटपुट के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। ये हमारे पास क्या है, क्लासिकल थ्योरीज है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट आ जाती है न्यू केन्सियन इकोनॉमिक्स। न्यू केन्सियन इकोनॉमिक्स ये लास्ट स्कूल ऑफ थॉट है हमारा, इसके बाद थ्योरीज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। न्यू केन्सियन इकोनॉमिक्स ये भी स्टैगफ्लेशन के बाद इंट्रोड्यूस हुई है। ये भी आफ्टर 1980s के बाद, आफ्टर 1980s। इसमें जो सबसे फेमस इकोनॉमिस्ट है वो जॉर्ज मैनकिव है, मॉडी गिलानी है, डेविड रोमर है, जिसकी हम एमफिल में बुक पढ़ते हैं, डेविड रोमर। मैनकिव की बुक भी आप पढ़ते हैं, और कुछ और इकोनॉमिस्ट भी हैं जो इसके पाइनियर्स हैं, जो फिस्कल और खास फिस्कल पॉलिसी के एडवोकेट हैं। और वो कहते हैं कि जो फिस्कल पॉलिसी है ना, ये शॉर्ट रन के अंदर आपके आउटपुट को भी इफेक्ट करती है और ये एम्प्लॉयमेंट को भी इफेक्ट करती है। और एक ये वर्ड यूज करते हैं, हेट्रेसिस। हेट्रेसिस हेट्रेसिस का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा एक्शन जो शॉर्ट रन में चेंजिंग लेकर आए एम्प्लॉयमेंट के अंदर और आउटपुट के अंदर, इन द लॉन्ग रन वो हो सकता है कि उस पॉइंट के करीब तो पहुंच जाए, पर एक्चुअली उस पॉइंट के ऊपर नहीं पहुंचेगा। ठीक हो गया? यानी कि जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं, मैं एक शॉपकीपर हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं छोटा सा। थोड़े अरसे के लिए फिजिकल पॉलिसी इंक्रीज हुई, प्राइसेस इंक्रीज हुई, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ था, वो मैंने हाई प्राइसेस के ऊपर इंक्रीज कर सेल कर दिया, मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। इन द लॉन्ग रन वेजेस भी इंक्रीज हो गई, ठीक है, थोड़ा मेरा प्रॉफिट कम हो गया, पर शॉर्ट रन के अंदर जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया था वो तो नहीं वापस चला जाएगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बात करता रहा हूं। तो इसको वो कहते हैं हेट्रिसिस। एक उन्होंने एक वर्ड यूज किया है, फिजिक्स से उधार लिया गया है वर्ड, कि जब आपने कोई चेंजिंग की इकोनॉमी के अंदर, तो हो सकता है कि वो रिवर्स हो जाए, पर 100% उसके अंदर रिवर्स नहीं आएगा। एक बात इन्होंने की। और जो न्यू क्लासिकल ने कहा कि लोग इतने रैशनल होते हैं, क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिस तरह स्टैगफ्लेशन में उन्होंने कहानी की कि जी मनी सप्लाई को कम किया, मनी सप्लाई को कम करने की वजह से एक्सपेक्टेड वेजेस कम हुई, लोगों ने ना अपनी वेजेस को कम कर लिया, लोगों ने अपनी वेजेस को कम किया, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का आउटवर्ड शिफ्ट हुई, और हमारी इन्फ्लेशन वाला मसला भी हल हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट वाला मसला भी हल हो गया। वो कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो अभी आपको जो प्रैक्टिकल मार्केट है ना, उससे ये प्रूव करके दिखाएंगे। वो कहता है ऐसा नहीं है, फिर ये गवर्नमेंट क्या करने बैठी हुई है, ये मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का कोई रोल ही नहीं है। तो इसकी क्या अजम्पशन है, प्राइसेस एंड वेजेस आर स्टिकी इन शॉर्ट रन। वो कहता है ये इसी बात पे कायम है, न्यू केन्जियन भी, कि शॉर्ट रन के अंदर जो प्राइसेस होती है ना, वो स्टिकी होती हैं। Do not adjust instantly, which allow monetary policy and fiscal policy
टू चेंज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। जब ये स्टिकी है तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है और जो फिजिकल पॉलिसी है ये अलाउ करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी चेंज होगी और आउटपुट भी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, वो पहले अपनी कुछ मॉडल एक्सप्लेन करेंगे। कुछ मॉडल हैं जो प्रैक्टिकली मॉडल हैं और जिससे हर बंदा एग्री करता है कि जी ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हाँ जी, सबसे पहला मॉडल है स्टिकी प्राइसेस एंड मेन्यू कॉस्ट मॉडल। स्टिकी प्राइसेस एंड मेन्यू कॉस्ट मॉडल। ठीक है, वो कहता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, उसके ऊपर प्राइसेस प्रिंटेड होती है। ठीक है, जो प्राइसेस प्रिंटेड होती हैं, मनी सप्लाई इंक्रीज हुई 3%, 2%, मामूली सी प्राइसेस में इजाफा हुआ और इजाफा होने की वजह से क्या होगा कि अब प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज हो गई क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गई। वो कहता है कि ये प्राइसेस इंक्रीज नहीं करते जो फर्म्स हैं, क्योंकि उन्हें मेन्यू कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। मेन्यू कॉस्ट, नए पंफलेट उनको दोबारा प्रिंट आउट करवाने पड़ेंगे, उनको अपनी रेट लिस्ट चेंज करनी पड़ेगी, प्रोपोगेट करना पड़ेगा और बहुत सारे मामला हैं। तो इसकी वजह से फर्म फेस कॉस्ट व्हेन चेंज इन मेन्यू कॉस्ट, तो उसको वो चेंज करनी पड़ेगी। तो इस वजह से वो कहता है कि जो ये स्टिकी प्राइस है इन द शॉर्ट रन, ये भी जो प्राइसेस हैं वो स्टिकी रहती हैं, ये फौरन इंक्रीज नहीं हो जाती। दूसरा, एफिशिएंसी वेज मॉडल। एफिशिएंसी वेज मॉडल, एफिशिएंसी वेज मॉडल है जैसा कि क्लासिकल ने कहा कि ये लेबर सप्लाई है, ये लेबर डिमांड है और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, ये वेजेस है। यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये वॉलंटियरली है। ठीक है, इस वेजेस पे जो लोग काम नहीं करना चाहते तो वो लेबर मार्केट में ही नहीं शामिल होंगे। ठीक हो गया, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। वो कहता है ऐसा नहीं होता। जो फर्म्स होती हैं ना, वो क्वालिटी लेबर को हायर करने के लिए ना कुछ ज्यादा वेजेस देती है। ये जैसे कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं कि अगर किसी फर्म ने एक अच्छा मैनेजर हायर करना है तो उस मैनेजर को अट्रैक्ट करने के लिए वो थोड़ी सी उसको ज्यादा वेजेस दे देते हैं, जिसकी वजह से ये 100 थी, उसने $120 देना शुरू कर दी। अब इस पर तो डिमांड ज्यादा हो गई, डिमांड कम है और सप्लाई क्या है, ज्यादा है। ये सारी इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट है। अब इस वेजेस के ऊपर तो दूसरे जो मैनेजर हैं वो भी काम करना चाहेंगे। ठीक हो गया, पर इस वेजेस के ऊपर डिमांड इतनी नहीं है, इक्विलिब्रियम तो नीचे है। अब वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि इसकी आज तो इसको हम $120 दे रहे हैं, मार्केट में इक्विलिब्रियम करने के लिए नेक्स्ट मंथ इसको कहे नहीं जी हम तो आपको $100 ही देंगे। ठीक हो गया, तो फिर जो क्वालिटी लेबर है और नॉन क्वालिटी लेबर होमोजीनियस, जो अजम्पशन है कि तमाम के तमाम एक जैसे हैं, एक जैसे तो नहीं होते। ठीक हो गया, जो क्वालिटी लेबर उसको ज्यादा देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट भी एग्जिस्ट करती है। और ये जो वेजेस, जिस तरह के हमने स्टैगफ्लेशन में देखा कि एक्सपेक्टेड प्राइस, वो जो वेजेस थी हमने डाउन कर दी, इसकी अगर आप वेजेस डाउन करेंगे तो ये भी दूसरों की तरह हो जाएगा। ठीक हो गया, तो वो कहता है कि जो डाउनवर्ड वेजेस होती हैं वो स्टिक होती हैं, कभी भी जो नॉमिनल वेजेस हैं वो डाउनवर्ड नहीं जाती। फर्म पे वेजेस अबव मार्केट क्लियर टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। समटाइम जो फर्म्स हैं वो मार्केट से अबव वेजेस भी दे रही होती हैं बूस्ट करने के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी को। इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट, वी डू नॉट जो वेजेस डू नॉट फॉल।
और वेजेस इस सिनेरियो के अंदर फॉल नहीं करेगी। तो दूसरी इन्होंने जस्टिफिकेशन ये दी कि मार्केट में हर अनएम्प्लॉयड लोग भी रहते हैं और वेजेस और जो प्राइसेस हैं वो फ्रीली मूव नहीं होती, बल्कि वो क्या होती हैं, स्टिकी होती हैं। थर्ड वन आ जाता है इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, इनसाइडर एंड आउटसाइडर मॉडल। वो कहता है जो लेबर मार्केट होती है ना, उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं इनसाइडर, इनसाइडर होते हैं जो फर्म के वर्कर होते हैं, और आउटसाइडर वो होते हैं जो सर्चर होते हैं जॉब के लिए, जो जॉब ना सर्च कर रहे होते हैं। जो इनसाइडर होते हैं ना, ये एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, और जो आउटसाइड होते हैं ये अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। ठीक हो गया। इनके ऊपर फर्म ने कॉस्ट बेयर की होती है, इनको ट्रेनिंग करवाई होती है, और ये अनट्रेन्ड लोग होते हैं। ठीक हो गया। अब जो डिसीजन लेने होते हैं ना वेजेस के, फर्म ने इनसे पूछ के लेने होते हैं, जो इनसाइडर होते हैं। फर्म का इनके बगैर गुजारा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको ट्रेनिंग भी करवा चुकी है, इनको प्रोडक्शन के मामलात का भी पता है। और अगर इन लोगों को कहा जाए कि जी मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई है, टैक्सेस इंक्रीज हो गए हैं, यानी कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है और टाइट ही फिस्कल पॉलिसी है, और आप बराए मेहरबानी अपनी तनख्वाहें थोड़ी कम कर दें, तो ये कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, अब क्या है, क्लासिकल क्या कहते हैं, ये आउटसाइडर आ जाएंगे। अब ये आउटसाइडर आएंगे, इनको तो काम का पता ही नहीं है। ये तो हालांकि लोअर वेजेस पे भी आने के लिए तैयार है। जिस तरह हम कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, हम एक्सपीरियंसड है, हमारी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। जो कॉलेज का प्रोफेसर है जो 25 साल से पढ़ा रहा है, तो वो एक्सपीरियंसड है। और एक बंदा जो बिल्कुल फ्रेश है, जिसके अभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, वो तो 20,000 पे भी काम करने के लिए तैयार है, पर उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी मुतासिर हो जाएगी। तो ये तो लोग कंसिडर ही नहीं होते। ठीक हो गया। जो वेज डिटर्मिनेशन में इनसाइडर लोग कंसिडर होते हैं, और ये लोग होते हैं यूनियनाइज्ड। ठीक हो गया। तो ये कभी भी वेज कट बर्दाश्त नहीं करते। इन आउटसाइडर मॉडल ये बताता है कि जब वेजेस एक दफा ऊपर चली गई, तो ये कभी भी नीचे की तरफ नहीं आएंगी। ठीक हो गया। तो इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल केन्जियन इकोनॉमिक्स का, जो ये प्रूव करता है कि लेबर मार्केट के अंदर इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, वेजेस एंड प्राइसेस स्टिकी हैं, इन सेंस में कि वो डाउनवर्ड मूव नहीं होती। ठीक हो गया। वो अपवर्ड मूव होती हैं। और उसमें प्राइसेस की उसने मेन्यू कॉस्ट एग्जांपल दी, वेजेस में उसने एफिशिएंसी लेबर मॉडल को एक्सप्लेन किया, और इसमें वेजेस को डाउनवर्ड करने के लिए, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए उसने एफिशिएंसी मॉडल को एक्सप्लेन किया, डाउनवर्ड वेजेस के लिए इनसाइडर आउटसाइडर। ये मॉडल तो काफी लेंथी है, काफी इनकी थ्योरीज है, पर हमने क्या करना है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को पिक करना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इनसाइडर आउटसाइडर मॉडल जो एम्प्लॉयमेंट का है, केन्जियन ने किसने एक्सप्लेन किया, केन्जियन, न्यू केन्जियन, क्लासिकल, या किसकी अजम्पशन है। लास्ट वन है केन्जियन इकोनॉमिक्स, न्यू केन्जियन इकोनॉमिक्स में हेट्रोसिस रेसिस। ये क्या फेनोमेना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। वो कहता है कि जो फिस्कल पॉलिसी है और जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो शॉर्ट रन में आपकी इफेक्ट्स ले आया आउटपुट के अंदर और अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक हो गया। इस वक्त आउटपुट फर्ज करें $100 मिलियन थी, और अनएम्प्लॉयमेंट थी 3%। ठीक हो गया। इनकी वजह से आपकी प्राइसेस चेंज हुई, कुछ अरसे बाद वेजेस भी क्या हो गई, चेंज हो गई। लॉन्ग रन में, अच्छा स्टार्ट में जब ये फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आई ना, उस वक्त ये फर्ज करें $90 मिलियन थी, और ये अनएम्प्लॉयमेंट थी ना, वो फर्ज करें $4 थी। फिजिकल पॉलिसी अनाउंस की, शॉर्ट रन के अंदर थोड़ी सी आउटपुट में इंक्रीज हो गया अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब लॉन्ग रन में
जैसे प्राइसेस इंक्रीज हुई, वेजेस भी इंक्रीज हो गई। अब ये हो सकता है कि वेजेस इंक्रीज होने की वजह से आउटपुट कम हो, तो ये 91 मिलियन डॉलर पर आ गई, और जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो 3.9 पर आ गई। अब ये कम तो हुई है, यानी कि दोबारा उसके करीब तो चली गई, पर एग्जैक्ट वो फिगर नहीं आया। ठीक हो गया। तो इसको कहता है ये न्यू केन्सियन इकोनॉमिक्स, एट्रेसिस के जो फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, वो शॉर्ट रन के जो इम्पैक्ट हैं वो ओरिजिनल अपनी हालत के अंदर नहीं आते। तो जी ये फाउंडेशन है न्यू केन्सियन इकोनॉमिक्स की, जो डिमांड साइडर पॉलिसी के एडवोकेट हैं, और जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो आपको बता रही है उसकी सारी की सारी फाउंडेशंस वही क्लासिकल वाली हैं, बस उसने फॉरवर्ड लुकिंग और रैशनल एक्सपेक्टेशन का सहारा लिया। और आज हमारी जो ये थ्योरीज थी, जितनी भी अब तक पढ़ाई गई हैं इकोनॉमिक्स में, जो अब तक पढ़ रही हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में, वो एंड हो गई हैं। अब हम कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और वो दूसरे टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह कल से हम उन्हीं टॉपिक्स को स्टडी करेंगे।